नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एग्री अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे व्यंजनों का वर्गीकरण, और व्यंजनों के वर्गीकरण में हमने बात की थी उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों को हमने 10 भागों में विभाजित किया था। कंठ के आधार पर तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ आदि जो बिंदु भी हमने चर्चा की थी। तो देखते हैं कि वो प्रश्न किस रूप में पुटअप होते हैं। आज उससे संबंधित कर प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा होगा आज का, उसमें हम बात करेंगे कि देखो क्या पूछा जाता है कि पूछा निम्नलिखित वर्णों के समूह में कौन सा समूह है कंठे ध्वनि का है। हमें ऑप्शन मिलेंगे इसमें 4। पहला दे दिया जाएगा क, च, ट, त और प। दूसरा दे दिया जाएगा ग, ज, द, और ब। ऐसे में दे दिए जाएंगे। तीसरा हमें दिया जाएगा क, छ, अड़े और ये। उसके बाद हमें चौथा दिया जाएगा क, ख, ग, घ, विसर्ग, जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर दे देगा विसर्ग और है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित वर्णों के समूह में कौन सा समूह है कंठे ध्वनि का है। तो हमें पूछ रहा है कि कौन से, जो कल चर्चा की थी कि कौन कौन से वर्ण हैं जो कंठ से उच्चारित होते हैं। तो दोस्तों, जैसे क तो है कंठे ध्वनि का, लेकिन च है वो कौन सी ध्वनि का है, तालवी। ट है वो कौन से का है, त मूर्धन्य का है, त दंते का है, प होष्ठि का। यानी एक समान नहीं है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। दूसरा इसमें दे रखा ग सही है, कंठे ध्वनि है। ज नहीं है, ज आ गई तालव्य। ड है ये मूर्धन्य, द है ये धंते और ये होष्ठ है, तो इसमें भी नहीं है। उसके बाद क सही है, छ सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। ये तालव्य का, ये तालव्य का, ये मूर्धन्य का और ये तालव्य का, तो इसमें भी हमारा सही नहीं है। उसके बाद हमें क, ग, घ, विसर्ग और है। तो राइट आंसर, इसके अंदर जो सभी समूह है वो कंठे ध्वनि से उच्चारित होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, 4। इस रूप में हमें पूछा जाएगा। तो ऐसे अगला क्वेश्चन देगा, जैसे कि हमें देगा पर्सन नंबर अगले की बात करें तो इसमें पूछ सकता है कि रे व से वर्ण किस ध्वनि समूह की है। हमें दे दिया रे और से। ऑप्शन 1 नंबर मिलेगा कंठे ध्वनि, ऑप्शन नंबर 2 मिलेगा
तालव्य ध्वनि। और नंबर 3 मिलेगा मूर्धन्य ध्वनि। और नंबर 4 मिलेगा दंते ध्वनि। यहाँ पे दिया है कि र स वर्ण किस ध्वनि समूह के हैं, हमें ऐसा पूछा जाएगा। कंठ ध्वनि की बात करें तो कौन कौन सा, इसमें क वर्ग आता है, देखना किस में आएगा, विसर्ग आता है और है आता है। मूर्धन्य ध्वनि की बात करें, इसमें री स्वर आता है, ट वर्ग आता है, ट वर्ग के बाद में र आता है और स आता है। तालव्य ध्वनि में आता है च वर्ग आता है, च वर्ग आता है और उसके साथ ये और स आते हैं। दंते ध्वनि की हम बात करें तो दंते ध्वनि में आता है त वर्ग आता है और त वर्ग के बाद में कौन से वर्ण आते हैं, एक तो ये स आता है और एक आता है कौन सा, ये आ जाएगा और एक आ जाएगा इसमें है, सॉरी है नहीं आएगा, सही आएगा। क्या आएगा, सही। यानी कि हम बात करें कि री तुर साणाम तो रे और से, ये कौन से ध्वनि समूह के, मूर्धन्य के। राइट आंसर क्या होगा, मूर्धन्य ध्वनि समूह है। इस रूप में प्रश्न पुटअप होके आएंगे। अगला क्वेश्चन में दे सकता है, ऐसे देगा कि है का उच्चारण स्थान है। पहला दे देगा अल्ली जिह्वा, अल्ली जिह्वा। नंबर 2 दे देगा तालु। नंबर 3 दे देगा कंठ। और नंबर 4 दे देगा दंते। तो दोस्तों अल्ली जीवा भी होता है, कंठ भी होता है, लेकिन पहले क्या मानेंगे, अल्ली जीवा। अल्ली जीवा होता है वो स्वर यंत्र होता है, और स्वर यंत्र वैसे कंठ को ही कहते हैं, लेकिन प्रमुखता किसको दिया जाएगी, इसी को। यदि ऑप्शन में अल्ली जीवा नहीं और कंठ है तो हमें किसको मानना होगा, कंठ को। ऐसे हमारे सामने क्वेश्चन पुटअप होकर आएंगे। 3 क्वेश्चनों पर हमने चर्चा की है, और यदि आप अच्छे से वर्ण विचारों के स्थान के बारे में समझोगे तो मेरे पहले वीडियो को 5 या 4 नंबर जो वीडियो है हमारा, उसको बड़े ध्यान से देखना है। तो आज हम जिसकी बात करेंगे तो वो करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण, और वो करेंगे हम प्रयत्न के आधार पर। ध्यान से समझना है। हमारा अगला जो वर्गीकरण है व्यंजनों का, प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ध्यान से समझना है बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, और यहां से लगभग प्रश्न पूछा जाता है। कल की वीडियो और आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल के उच्चारण स्थान को आपने अच्छे से याद कर लिया सूत्रों के बगैर, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मेरे उस वीडियो को आप जरूर देखना यदि आप पहली बार है तो। और ये भी देखना कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो बाह्य प्रयत्न और एक होता है आंतरिक प्रयत्न। दोस्तों बात करें कि बाह्य प्रयत्न क्या होता है, यानी किसी भी वर्ण या व्यंजन के उच्चारण में, यानी कि प्रयत्न या कोई भी बल या किसी भी ध्वनि में ज्यादा बल, या बात करें कि बाह्य रूप से हो तो वो बाह्य होगा, और आंतरिक रूप से यदि कोई संघर्ष हो, किसी जीव का टकराना, जैसे भी जो क्रियाएं होंगी वो कौन सा होगा, जीव अंदर ही अंदर अवयव जो क्रियाएं करते हैं वो तो कौन सी हो जाएगी, हमारे आंतरिक हो जाएगी। और बाह्य होगी जो हम उच्चारण करने पर उसका बाह्य रूप सुन सकते हैं, दूसरा व्यक्ति भी उसका अनुभव कर सकता है।
आंतरिक प्रयत्न का खुद बोलने वाला जो भी है, वर्ण का उच्चारण करने वाला व्यक्ति है, वो ही उसका अनुमान लगा सकता है। और जो बाह्य होगा उसका दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है कि वर्ण के अंदर कितनी कंपन हुई, कितनी हवा बाहर आई, जिस तरीके से हम उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें कि प्रयत्न के आधार की बात करें तो प्रयत्न दो प्रकार का होता है। ध्यान से समझना इस बात को, प्रयत्न दो प्रकार का होता है। पहला तो है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न दोस्तों, दूसरा हमारा जो है वो है आंतरिक प्रयत्न। आंतरिक प्रयत्न बाह्य यानी किसी वर्ण के उच्चारण करने से बाहर से हम अनुमान लगा सके कि व्यंजन के उच्चारण में किस तरह का क्या उसके अंदर प्रयत्न हुआ है, तो होता बाह्य प्रयत्न। और एक होता आंतरिक, ये होता अंदर ही अंदर। बाह्य प्रयत्न होता है, ये दो प्रकार का होता है। इसका भी अनुमान दो प्रकार से लगाया जा सकता है कि वर्ण में गुंजन हुई है या फिर हवा कम ज्यादा में निकली है। दो ही है बाह्य प्रयत्न में, एक तो कंपन के आधार पर प्रयत्न को समझ सकते हैं, और एक किसी भी वर्ण के उच्चारण में हवा का कम या ज्यादा बाहर निकलना, इस आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। तो बाह्य प्रयत्न में पहला जो हमारा होगा वो होगा घोषत्व व्यंजन या घोषत्व वर्ण। समझ में आई बात? घोषत्व है। और दूसरा होता है प्राणत्व। क्या होता है? प्राणत्व वर्ण। समझ में आई? दोस्तों घोष जो शब्द है उसका मतलब होता है ध्वनि। क्या होता है? ध्वनि। घोष का मतलब ये होता है गुंज। क्या होता है? गुंज। ध्वनि या गुंज, जिसे हम कहते हैं कंपन। क्या कहते हैं? कंपन। यानी घोषत्व वर्ण, यानी कि बाह्य प्रयत्न का घोषत्व एक आधार होता है जिसके बारे में, वर्ण के बारे में उसकी विशेषता को पहचानते हैं कि वो वर्ण किस समूह से या कैसा उच्चारण करने पर कैसी वो क्रिया उसमें होती है। दोस्तों ध्वनि, गुंज या कंपन समझना है कि ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में गुंज हो, कंपन हो या ध्वनि हो, जिसको दूसरा व्यक्ति भी सुन सकता है, एहसास होता है। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में गुंजन हो, कंपन हो, ध्वनि हो, उसे हम घोषत्व वर्ण कहते हैं। दोस्तों प्राण का मतलब होता है वायु। क्या होता है? वायु, जिसे हम कहते हैं हवा। क्या होती है? हवा। प्राणत्व के आधार पर, यानी कि कुछ व्यंजन वर्ण ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में हवा कम या अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, उस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। मेरे हिसाब से दोनों बात समझ गए होंगे कि घोषत्व का मतलब होता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंपन होती हो, गूंज होती हो या नहीं होती हो, उस आधार पे करेंगे। प्राणत्व है, कुछ व्यंजन ऐसे हो जिसमें कम मात्रा में हवा निकलती है, कुछ ऐसे हैं तो वो अधिक मात्रा में निकलती है, उसे हम प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। अब दोस्तों बात करें कि घोषत्व के आधार की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। आपने नाम सुना होगा घोष वर्ण, काफी बार सुना है। घोष को ही कहते हैं सघोष। क्या कहते हैं? सघोष वर्ण। अभी हमने बात की कि घोषत्व वे होते हैं जिसमें गुंजन होती है, कुछ में नहीं होती है। जिसमें गुंजन होती है, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में गुंजन होती है, ध्वनि होती है, कंपन होती है, उसे हम सघोष या घोष वर्ण कहते हैं। स का मतलब होता है साथ में, घोष का मतलब होता है ध्वनि, कि ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन हो उसे हम सघोष कहते हैं। ये दो प्रकार के हैं, एक तो हो जाएगा घोष या सघोष, दूसरा हो जाएगा अघोष जिसमें कंपन न हो। ए का मतलब होता है नहीं, घोष का मतलब होता है गूंज या कंपन। ठीक है, समझ गए होगे बात को कि घोषत्व के आधार पे दो घोष सघोष कहते हैं, इसी को ये घोष वर्ण। अब बात करें प्राणत्व की, मैंने बात है कि प्राणत्व का मतलब होता है हवा। मैंने बताया कि कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में हवा
कम या अधिक मात्रा में बाहर निकलती रहती है। इस आधार पे इसके दो भाग कर दिए। जिनके उच्चारण में कम मात्रा में निकलते उसे कहते हैं अलप प्राण, और अलप का मतलब होता है थोड़ा, क्या होता है, थोड़ा या कम, समझ गए। और प्राण का मतलब होता है हवा या वायु, परिभाषा यही है। अलप प्राण ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में थोड़ी मात्रा में या कम मात्रा में हवा मुख से बाहर निकलती है। बात समझ गए हो क्या। दूसरा प्राणवत्व के आधार पर होता है महाप्राण। महाप्राण, महा का मतलब होता है अधिक, क्या होता है, अधिक या ज्यादा, अधिक या ज्यादा। किससे ज्यादा, अलप प्राण से ज्यादा। प्राण का मतलब था वायु, अर्थात ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में अलप प्राण की तुलना में अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है, उसे हम कहते हैं महाप्राण, और इसे कहते हैं हम अलप प्राण। तो दोस्तों आपने पढ़ा कि भाई ये प्रयत्न, गोस्त्व वर्ण और प्राणत्व वर्ण। गोस्त्व दो प्रकार होते हैं, घोष जिसे हम सघोष भी कहते हैं, अघोष वर्ण जिसमें ए का मतलब होता है नहीं, घोष गुंजन होती है उसे। प्राणत्व के आधार पे क्या, अलप प्राण और महाप्राण। अलप का मतलब होता है थोड़ा कम, कम मात्रा में हवा का बाहर निकलना। महाप्राण होता है अधिक मात्रा में वायु का बाहर निकलना। मैं चाहूंगा कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे कि आप यहाँ तक कितना समझे। चाहे आप वीडियो को देख रहे हो तब भी कमेंट में लिख देना, हाँ ये बात हमें समझ में आ गई। यदि आप कमेंट में ऐसी बातें नहीं लिखोगे तो मेरे को पता नहीं चलेगा, मैं मूल्यांकन नहीं कर पाऊंगा आप लोगों का, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं है, क्योंकि मैं अकेला ही यहाँ पर भोग रहा हूँ आपके सामने। तो इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा बातों को एक मारवाड़ी रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ साथ साथ में। तो आप एक हिंदी का टीचर होते हैं, वैसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है। तो ऐसी बातें हमने की। तो आंतरिक का मतलब होता है अंदर, क्या होता है, अंदर। आंतरिक का मतलब क्या होता है, अंदर। अंदर कोई प्रयत्न होता है, कोई यत्न होता है, जैसे उच्चारण करेंगे ये तो बाह्य रूप से, क्योंकि हवा को हम बाहर से महसूस कर सकते हैं, गुंजन का हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रयत्न ऐसे जो अंदर ही अंदर होते हैं। तो प्रयत्न हो गए दो, इसका कर लिया, इसका दो भाग हो गए, गोस्त्व है, प्राणत्व है, गोस्त्व के दो भाग और प्राणत्व के दो भाग। काफी इनकी विषयता चर्चा करेंगे, कौन कौन से वर्ण उसकी चर्चा करेंगे। आंतरिक प्रयत्न की बात करें, एक तो होते हैं स्पर्शी वर्ण। कौन से वर्ण होते हैं, स्पर्शी वर्ण। स्पर्शी का मतलब हमने एक पहले पढ़ा था, स्पर्श भी पढ़ा था, स्पर्श भी पढ़ा था। स्पर्श वर्णों की संख्या मैंने 25 बताई थी। लेकिन जब आंतरिक प्रयत्न की बात करेंगे तो यहाँ पर इनकी संख्या होती है 16। क्या होती है, 16 होती है। स्पर्शी का मतलब यही होता है कि मुंह के अवयव को जीभ का छूना ही है। मुंह के किसी न किसी अवयव को जीभ स्पर्श करती है तो वही क्या होता है, स्पर्शी होता है। लेकिन यह इनकी संख्या हम 16 मानेंगे। इसमें प्रत्येक वर्ग के 4-4 अवर्णों को शामिल किया जाता है, 6 वर्ग को छोड़कर, यानी कि 6 वर्ग को छोड़कर। काफी चर्चा करेंगे। उसके बाद आंतरिक में होता है संघर्षी होते हैं। क्या होते हैं, संघर्षी वर्ण। संघर्षी होते इसमें केवल संघर्ष होता है। क्या होता है, संघर्ष ही होता है। और संघर्ष में कौन से वर्ण आते हैं, संघर्ष में आते हैं हमारे उसम वर्ण, यानी कि ये 4 जो होते हैं, तालव्य है, मूर्धन्य है और है। एक इसमें होता है स्पर्शी और संघर्षी। स्पर्शी, संघर्षी। स्पर्श तो अधिक होता है, लेकिन अंतिम रूप में क्या आता है, हवा संघर्ष के रूप में बाहर आती है। एक भाग ये भी पढ़ेंगे। इसमें 6 वर्ग के प्रथम 4 वर्ण आएंगे, 6 वर्ग के आ जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक में केवल एक वर्ण का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर लय वर्ण होता है। उसके बाद एक पढ़ेंगे हम परकंपित वर्ण, जिसे हम लुंठित भी कहते हैं। इसकी चर्चा भी हम करेंगे, लुंठित वर्ण। उसके बाद हम पढ़ेंगे संघर्षहीन, और एक पढ़ेंगे उत्क्षिप्त वर्ण, जिसे हम ताड़न
जात भी कहते हैं। इनकी चर्चाएं हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो दोस्तों आपके सामने जो हमारा स्ट्रक्चर होगा उसको आप देख सकते हो। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, बाह्य प्रयत्न और आंतरिक प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न दो भाग की, गोस्तव है, प्राणत्व है। गोस्तव मतलब गुंज के आधार पर, प्राणत्व मतलब वायु के आधार पर। गोस्तव है ध्वनि गुंज कंपन होती है तो उसे सघोष कहते हैं, जिनमें नहीं होती उसे अघोष कहते हैं। इसी के दो भाग हैं। प्राणत्व की बात करें, प्राणत्व में यानी कि हवा का कम या ज्यादा मात्रा में बाहर निकलना, अलग प्राण थोड़ी मात्रा में निकलती उसे अलग प्राण कहते हैं, और अधिक मात्रा में निकलती उसे महाप्राण कहते हैं। तो उसी रूप में हमने पढ़ा आंतरिक प्रयत्न, जो अंदर जो प्रयत्न होते हैं, जैसे स्पर्शी है, संघर्षी है, स्पर्शी संघर्षी है, पार्श्विक है, प्रकंपित है, संघर्षहीन है, उत्क्षिप्त या ताड़ने जात वर्ण है। इनकी चर्चा हम करेंगे। तो ये हमारा प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण, और पहला लेंगे हम घोषत्व वर्ण क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा आप करते चलेंगे। तो काफी बातें आपको समझ में आएंगी। तो हम चलते हैं कि पहले बाह्य प्रयत्न में, और बाह्य प्रयत्न में हम करेंगे कि घोषत्व के आधार पर। तो पहला जो हमारा प्रयत्न के आधार पर है वो हमारा बाह्य प्रयत्न, ठीक है। इसको एक नंबर देंगे हम। बाह्य प्रयत्न के अंदर हम पढ़ेंगे, यानी कि उसको ए लगाकर लिखेंगे। बाह्य प्रयत्न दो प्रकार का होता है, एक तो घोषत्व के आधार पर, एक प्राणत्व के आधार पर। तो पहला पढ़ेंगे हम घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर हमने चर्चा की है कि पहला होता है इसके अंदर, वो होता है सघोष या घोष वर्ण। समझना इस बात को, अब है समझने वाली बात। परिभाषा में कैसे बांधेंगे, ऐसे व्यंजन वर्ण, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन होती है, गुंज होती है, उसे हम घोषत्व वर्ण कहते हैं। दोस्तों बात करें कि कौन कौन से वर्ण हैं जो सघोष होते हैं, समझने की बात यह है। तो दोस्तों बात करें कि कौन कौन से होते हैं, तो इसकी परिभाषा भी मैं लिख देता हूं कि ऐसे वर्ण या ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन या गुंज होती है, उसे सघोष वर्ण कहते हैं, सघोष वर्ण कहते हैं। परिभाषा समझ गए आप। कौन कौन से वर्ण हैं, जैसे ध्यान रखना है इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। प्रत्येक वर्ग का मैंने चर्चा की थी, आपको वर्ग कितने होते हैं, 5 वर्ग है। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण, ऐसी बात पढ़ी थी हमने। क वर्ग में 1 2 3 4 5 तक होते हैं। तो हमने यहाँ पढ़ना है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण क्या होता है, सघोष होता है। पहली बात, पहला बिंदु। अभी तक हमने पढ़ा प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, 5वां वर्ण। जैसे मैं बात करूं क, ख, ग, घ और अड़े, च, छ, ज, छ और ये, त, ठ, ड, ठ और अणे, त, थ, द, ध और न, प, फ, प, भ और म। दोस्तों प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ग, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तीसरा, चौथा, 5वां यानी कौन कौन से होंगे,
पहले तीसरा, चौथा, पांचवा, चैवरक का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा। यानी कि ये कितने हो गए? प्रत्येक में 3 और कितने? 5। 3 गुणा 5 बराबर कितने हो गए? 15। तो ये हो गए हमारे पास। अब और कौन से हो गए? पहला बिंदु दिए। दूसरी बात, व्यंजनों में हमने बात कर ली, सभी अंतस्थ वर्ण, सभी अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं? ये, रे, ले और वे। इनकी संख्या दोस्तों कितनी हो गई? 4। कितनी हो गई? 4। सभी अंतस्थ वर्ण सघोष होते हैं और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष होते हैं। अगली बात, सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। और स्वर कितने? 11। कितने? 11। 11 इनको जोड़ दो, कुल कितने? 5 और 4 9, 5 और 4 9। और दोस्तों इसमें एक है वर्ण भी आता है, सॉरी, इसमें यह 11। और सभी तो स्वर हो गए और एक होता है वर्ण। ध्यान रखना है, इसको गड़बड़ कर सकता है। तो एक और हमारे पास आ गया है। तो कितने हो गए? 5 और 4 9 और 1 10 और 1 11। 11 को एक, हाथ की एक, 1 2 3, यानी कुल वर्ण कितने हो गए? 31। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सभी अंतस्थ वर्ण, सभी स्वर और है वर्ण होते हैं, वो क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो नोट लगाएंगे, नोट लिखेंगे, सभी सघोष वर्ण संख्या में 31 होते हैं। समझ में आ गई? 31 होते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। सघोष वर्ण किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन या गुंज होती है उसे सघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये अलग है, अंतस्थ सभी स्वर है आ जाएंगे, 31 होते हैं। अब इसको एक सूत्र के आधार से हम पढ़ सकते हैं। एक सूत्र भी दे सकता हूँ, ये तो आपको बता दिया। एक सूत्र देखो क्या होता है कि उस आधार पर हम इसकी बात करेंगे। देखो यहाँ लिख देता हूँ, 3 4 5 यारों में लव हो रहा है, लव हो रहा है। उनका स्वर गूंज रहा है। तीन चार यारों में लव हो रहा है, उनका स्वर गूंज रहा है। यानी कि तीसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, चौथा वर्ण पांचवा, यारों में पहला वर्ण ये, रे, यानी कि यारों में 2 वर्ण, पहला ये और रे, ले और वे और है आ जाएगा। स्वर गूंजना यानी कंपन होना, उसे हम क्या करते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा, यारों में ये, रो का रे, तो ये रे, ले और वे, हो में नहीं है, स्वर यानी सारे स्वर, गूंज रहा है, कंपन हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? सघोष कहेंगे। इसको भी आप याद कर सकते हो। तो हमने अभी तक पढ़ा सघोष वर्ण ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन या गूंज होती है, उसे सघोष कहते हैं। अगले जो हम बात करेंगे वो करेंगे अघोष वर्णों की। अगला है, इसको मिटा देते हैं और याद करो, कर लो एक बार। घोषों के आधार पे पहला किया सघोष, अब करेंगे दूसरा, वो है अघोष वर्ण। पता है ए का मतलब है नहीं, घोष का मतलब कंपन, अर्थात ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में
जिनके उच्चारण में कंपन या नाद, ये भी हो सकता है नाद या ध्वनि, नाद न हो, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। अब बात करें कि जिसमें कंपन या नाद या ध्वनि गुंज या न होती है, तो बात करें जैसे इसमें कौन कौन से होते हैं। तीसरा आ गया इसमें, चौथा आ गया इसमें, पांचवा आ गया इसमें, प्रत्येक वर्ग के, तो इनको मिटा दो, ये सभी इसके अंदर आ लिए। अब देखो अंतस्थ वर्ण है वो भी आ चुके हैं। अब बचे हमारे पास ऊष्म वर्ण। कौन से वर्ण? ऊष्म, स और है, और है हमारे अघोष में हमने ले लिया था। अब प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण बचा और दूसरा वर्ण बचा, और तीनों स बचे। तो जैसे क्या करेंगे, पहला इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ण आता है। दूसरा स्टेप बिंदु लिखेंगे तीनों सकार, तीनों जैसे से और से आते हैं। उनकी कुल संख्या 33 और इनकी कुल संख्या, नोट लगा देंगे, इनकी कुल संख्या की बात करें तो आपको पता है प्रत्येक में दो वर्ग कितने, 5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 11, 12 और 13। इनकी कुल संख्या कितनी है? 13। पूछ लिया जाता है अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? 13। और सघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? 31। और कुल व्यंजन कितने होते हैं? 44। 31 और 13 कितने हैं? 44। हमारा इंटरेस्ट। अब बात करें इसको याद कैसे करें, उसको तो हमने कर लिया 3, 4, 5 यारों में लव हो रहा है, उनका स्वर गुंज रहा है, गुंज रहा तो गुंजन हो रही है, कंपन हो रहा है, तो सघोष है। इसको याद करेंगे 1 और प्लस 2 बराबर 3। 1 का मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, 2 का मतलब प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, बराबर 2, 1 और 2 3, यानी तीनों सकार। ये क्या होंगे? सघोष होंगे। 1 प्लस 2 बराबर कितने होते हैं? 3। 1 का मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, 2 का मतलब प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, और इन 3 का मतलब तीनों सकार क्या होते हैं? अघोष होते हैं। आई बात समझे दोस्तों? तो आज हमने पढ़ा प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्रयत्न 2 प्रकार का होता है, पहला बाह्य प्रयत्न और आंतरिक प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न को 2 भागों में, घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर। और आज हमने पहला जो बिंदु पढ़ा घोषत्व के आधार पर अघोष और सघोष। कल इससे संबंधित आते ही मैं आपसे कुछ प्रश्नों पर चर्चा करूंगा और फिर आगे बिंदु को बढ़ाएंगे। आज के लिए नमस्कार, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों यदि आपका सहयोग हमको मिलता गया तो हम अच्छे से अच्छा आपके लिए करेंगे। दोस्तों मैं आशा रखता हूं कि जल्द ही हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे। उसके बाद हम घंटे घंटे एक लाइव पढ़ेंगे, जिसके दौरान हम काफी बिंदुओं पे लाइव होकर चर्चा करेंगे। दोस्तों माफी चाहूंगा कि मैं ज्यादा समय तक वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि यदि हम 25 या 30 मिनट से ओवर वीडियो को ले जाते हैं तो अपलोडिंग होने में काफी समय लगता है। इसके लिए मुझे क्षमा करें। तो दोस्तों आपका यह सहयोग रहा तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ज्यादा से ज्यादा, कि हम हो सके कि हम एक मंच पर एक दूसरे के सामने फिर लाइव के माध्यम से आ सके हैं। तो दोस्तों थैंक यू, ऑल द बेस्ट।